नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको किस्सा कहानी की फोरम पे गोदान सुना रही हूँ। कौन सा अध्याय मैं सुनाऊंगी आपको ये मंजी जी तय करेंगे, क्योंकि अब मुझे याद नहीं है कि मैं आपको 77 सुना चुकी हूँ और 78 की आज बारी है। अगर इसमें कुछ सही नहीं है तो मंजी जी से अनुरोध है कि वो ठीक कर लें। तो पिछले अध्याय में दो चीज़ें हुई थी। मैंने आपको बताया था कि पिछले से पिछला अध्याय बहुत ज़्यादा रोचक और घटनाओं से भरा हुआ था, जिसमें सोना जो है वो सोना और सिलिया की दोस्ती में एक तरीके से दरार आ गई थी। और क्यों आ गई थी उसके लिए आप 76वां अध्याय ज़रूर सुन लें। वो बहुत सनसनीखेज चैप्टर अध्याय रखा था प्रेमचंद जी ने। उसके बाद उन्होंने फिर हमको शहरी परिवेश में मोड़ दिया था। पिछला जो मैंने आपको अध्याय सुनाया था वो था शहरी परिवेश, यानी फिर वही खन्ना मेहता ओंकारनाथ का परिवेश। और उसमें उन्होंने ये बताया था हमको प्रेमचंद जी ने कि जो खन्ना के मिल में आग लगी थी, उसके बाद जो नई भर्ती हुई थी, पुराने मजदूर हड़ताल पे चले गए थे, ये सब चीज़ें हुई थी, उसका परिणाम ये हुआ था कि नए मजदूर कम वेतन पर खन्ना के मिल में काम करने को राजी हो गए थे, जिससे बहुत राहत उन्हें मिल गई थी खन्ना जी को। और वो बहुत खुश थे कि पुराने मजदूरों को सीख मिलेगी, उनको सबक मिलेगा और वो भी भूखे मरेंगे। तो मतलब एक जो व्यवसायी की मानसिकता होती है वो हमें प्रेमचंद जी ने बताई थी। उसमें जो है बहुत लोगों की अलग अलग भूमिका। ओंकारनाथ जो है वो उनसे बिल्कुल इस समय मिल के जलने के बाद खन्ना जी का बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दोस्ती में उनसे मित्रता उनसे ख़राब हो गई है। उसके बाद दिखाया है, प्रेमचंद जी ने हमको बताया कि अब इस बात पर निर्णय लेना है। जैसे मिर्ज़ा खुर्शीद हैं, वो थोड़े मानवीय दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि पुराने मजदूरों को भी इस तरीके से निकाला नहीं जाना चाहिए और उनको एक मौका और दिया जाना चाहिए। और खन्ना के दिमाग में भी यह है कि पुराने मजदूर चूँकि ज़्यादा अभ्यस्त हैं और हर शैली से मिल की हर चीज़ से वो वाकिफ़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका अनुभव मिल के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो लालच भी है साथ में कि नए वाले जो मजदूर हैं वो कम वेतन पे काम कर रहे हैं। तो ये ऊहापोह बना हुआ है मिल के मालिकों में, खन्ना जी में, कि पुराने मजदूरों को वापस लाया जाए, अनुभवी मजदूरों को, या नयों को चूँकि कम वेतन पे काम कर रहे हैं इसलिए उनको रखा जाए। गोविंदी से सलाह लेते हैं मिस्टर खन्ना, जो कि पहले कभी गोविंदी जी को भाव नहीं देते थे। मिल के जलने के बाद उनके व्यक्तित्व में ये परिवर्तन प्रेमचंद जी ने हमको दिखाया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि मिस्टर मेहता और मालती, फिर इन पे ले आए हैं कि मिस्टर मेहता की जो दार्शनिक दृष्टिकोण है उनके व्यक्तित्व का, उसका बहुत ज़्यादा असर मालती जी पे पड़ता जा रहा है। और वो जिसको कहना चाहिए कि रसिक प्रवृत्ति से त्यागी प्रवृत्ति की तरफ उन्मुख हो रही हैं। प्रेमचंद जी ये भी लिख रहे हैं कि हालांकि वो रंग रोगन यानी मेकअप से तो नहीं वो निजात पा रही हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है। खन्ना जी का साथ उन्हें बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इस बात को लेकर के। और बहुत बार हम पाठक के तौर पे ये महसूस कर चुके हैं पिछले अध्यायों में कि मालती जी बहुत ज़्यादा चाहती हैं कि मेहता जी उनके घनिष्ठ संपर्क में आए और आगे उनकी जीवन में कोई बात बढ़े, लेकिन मेहता जी उस फंदे में कभी आए नहीं। मैंने जहां आपको छोड़ा था वो ये था कि इतना परिवर्तन आ गया है कि दोनों लोग घूमते हैं, रात में गाँव में जाते हैं, रुकते भी हैं। और यही सब दिखाते हुए प्रेमचंद जी हमको उस बिंदु तक ले आए थे कि मिस्टर मेहता और मालती ये गांव सेमरी पहुंच गए थे। और गांव सेमरी पहुंचना मतलब होरी धनिया का परिवेश, उनका गांव, तो वहाँ ये लोग पहुंच गए थे। आगे क्या होता है उस गांव में पहुंचने पर, मैंने आपको सेमरी तक पहुंच गए और घूमते घूमते बेलारी गांव है होरी और धनिया का, तो वहाँ पर ये लोग पहुंच गए हैं। अब आगे क्या होगा वो आज मैं आपको इस अध्याय में सुनाऊंगी। होरी द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था कि मालती और मेहता आकर खड़े हो गए। मेहता ने होरी को देखते ही पहचान लिया और बोला, यही तुम्हारा गांव है? याद है हम लोग राय साहब के यहाँ आए थे और तुम धनुष यज्ञ की लीला में माली बने थे।
होरी की स्मृति जाग उठी, पहचाना और पटेश्वरी के घर की ओर कुर्सियां लाने चला गया। मेहता ने कहा, कुर्सियों का कोई काम नहीं है, हम लोग इसी खाट पर बैठ जाएंगे। यहाँ कुर्सी पर बैठने को नहीं, तुमसे कुछ सीखने आए हैं। दोनों खाट पर बैठे। होरी हतबुद्धि सा खड़ा था। इन लोगों को की खातिर में वो क्या करे? बड़े लोग हैं, उनकी खातिर करने लायक उसके पास तो कुछ है ही नहीं। आखिर उसने पूछा, पानी लाऊं क्या? मेहता ने कहा, हाँ प्यास तो लगी है, कुछ मीठा भी लाऊं? लाओ अगर घर में हो तो। होरी घर में मीठा और पानी लेने गया, तब तक गांव के बालकों ने आकर इन दोनों आदमियों को घेर लिया और लगे निरखने, मानो चिड़ियाघर के अनोखे जंतु आ गए हों। सिल्लो बच्चे को लिए किसी काम से चली जा रही थी। इन दोनों आदमियों को देखकर कौतूहलवश रुक गई। मालती ने आकर उस बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार करती हुई बोली, कितने दिनों का है? सिल्लो को ठीक से नहीं मालूम था। एक दूसरी औरत ने बताया, कोई साल भर का होगा। क्यों री? सिल्लो ने समर्थन किया। मालती ने विनोद किया, प्यारा बच्चा है, हमें दे दो। सिल्लो ने गर्व से फूलकर कहा, आपका ही है तो मैं इसे ले जाऊं? ले जाइए, आपके साथ रहकर आदमी हो जाएगा। गांव की और महिलाएं आ गईं और मालती को होरी के घर पे ले गईं। वो यहाँ मर्दों के सामने मालती से वार्तालाप करने का अवसर उसे न मिलता। मालती ने देखा, खाट बिछी है और उस पर एक दरी पड़ी हुई है जो पटेश्वरी के घर से मांग के लाई गई थी। मालती जाकर बैठी। संतान रक्षा, शिशु पालन की बातें होने लगी। औरतें मन लगा करके सुन रही थीं। धनिया ने कहा, यहाँ सब सफाई और संजन कैसे होगा सरकार? भोजन तक का तो ठिकाना नहीं है। मालती ने समझाया, सफाई में कुछ खर्चा नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत और होशियारी से काम चल जाता है। दुलारी सहुआइन ने पूछा, ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई सरकार? आपका तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ। मालती ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा ब्याह नहीं हुआ? सभी स्त्रियां मुंह फेर कर मुस्कुराईं। पुनिया बोली, भला ये भी छिपा रहता है? मिस साहब, मुंह देखते ही पता चल जाता है ये तो। मालती ने झेपते हुए कहा, इसीलिए ब्याह नहीं किया कि आप लोगों की सेवा कैसे करती। सबने एक स्वर में कहा, धन्य हो सरकार, आप तो धन्य हो। सिलिया मालती के पांव दबाने लगी। सरकार कितनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। मालती ने पांव खींचकर कहा, नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूँ, मैं तो हवा गाड़ी पर आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने बच्चे लाएं तो मैं उन्हें देखकर आप लोगों को बताऊं कि आप उन्हें कैसे तंदुरुस्त और निरोगी रख सकती हैं। जरा देर में 20-25 बच्चे आ गए। मालती उनकी परीक्षा करने लगी। कई बच्चों की आंखें उठी थी, उनकी आंख में दवा डाली। अधिकतर बच्चे दुर्बल थे, जिसका कारण था माता पिता को भोजन न मिलना। मालती को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत कम घरों में दूध होता था, घी के तो सालों दर्शन नहीं होते थे। मालती ने यहाँ भी उन्हें भोजन का महत्व समझाया। जैसा वह सभी गांव में क्या करती थी, उसका जी इसलिए जलता था कि ये लोग अच्छा भोजन क्यों नहीं करते। उसे ग्रामीणों पर क्रोध आ जाता, तो क्या तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम मर कर कमाओ और जो कुछ पैदा हो उसे खा न सको? जहाँ 2-4 बैलों के लिए भोजन है, 1-2 गाय भैंसों के लिए चारा नहीं है। क्यों ये लोग भोजन को जीवन की मुख्य वस्तु न समझकर केवल उसे प्राण रक्षा की वस्तु समझते हैं? क्यों सरकार से नहीं कहते कि नाम मात्र के ब्याज पर रुपए देकर उन्हें सूदखोर महाजनों के पंजे से बचाए? उस पर उसने जिस किसी से पूछा, यही मालूम हुआ कि उनकी कमाई का बड़ा भाग महाजनों का कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। बंटवारे का मर्ज बढ़ता जाता था। आपस में इतना वैमनस्य था कि शायद ही कोई 2 भाई एक साथ रहते हों। उनकी इस दुर्दशा का कारण बहुत कुछ उनकी संकीर्णता और स्वार्थपरता थी। मालती इन्हीं विषयों पर महिलाओं से बातें करती रही। उनकी श्रद्धा देख देख कर उसके मन में सेवा की प्रेरणा और भी प्रबल हो रही थी। इस त्यागमय जीवन के सामने वह रेशमी विलासी जीवन कितना तुच्छ और बनावटी था। आज उसके शरीर पर रेशमी कपड़े जिन पर जरी का काम था, वह सुगंध से महकता हुआ शरीर और पाउडर से अलंकृत मुखमंडल उसे लज्जित करने लगा। उसकी कलाई पर बंधी सोने की घड़ी जैसे अपने अपलक नेत्रों से उसे घूर रही थी। उसके गले में चमकता हुआ जड़ाऊ नेकलेस मानो उसका गला घोंट रहा था। इन त्याग और श्रद्धा की देवियों के सामने वह अपनी ही दृष्टि में नीची लग रही थी। वह इन ग्रामीणों से बहुत ज्यादा जानती थी, समय की गति ज्यादा पहचानती थी, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये गरीब महिलाएं जीवन को सार्थक कर रही हैं, उनमें क्या एक दिन भी रह सकती है? जिनमें अहंकार का नाम नहीं, दिन भर काम करती हैं, उपवास करती हैं, रोती हैं, फिर भी इतनी प्रसन्न मुख। दूसरे उनके लिए इतने अपने हो गए कि अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। उनका अपनापन अपने लड़कों में, अपने पति में, अपने संबंधियों में है। इस भावना की रक्षा करते हुए इसी भावना का क्षेत्र और बढ़ाकर भावी नारीत्व का आदर्श निर्माण होगा। जागृत देवियों में इस
की जगह आत्मसेवन का जो भाव आ बैठा है, वह सब कुछ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, उससे तो ये सुषुप्तावस्था ही अच्छी है। पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की स्त्री जाति की पूजा करे? इसलिए कि माता को शिक्षा देनी नहीं आती, इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने को मिटाने से काम नहीं चलेगा। नारी को समाज के कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए इस देवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। संध्या हो गई थी। मालती को औरतें अब तक घेरे हुई थीं। उसकी बातों से जैसे उन्हें तृप्ति ही नहीं हो रही थी। कई औरतों ने उससे रात को यहीं रहने का आग्रह किया। मालती को उनका सरल स्नेह इतना प्यारा लगा कि उसने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात को औरतें उसे अपना गाना सुनाएंगी। मालती ने भी प्रत्येक घर में जा जाकर उसकी दशा से परिचय प्राप्त करने में अपने समय का सदुपयोग किया। उसकी निष्कपट सद्भावना और सहानुभूति उन गवारिनों के लिए देवी के वरदान से कम नहीं थी। उधर मेहता साहब खाट पर आसन जमाए किसानों की कुश्ती देख रहे थे, पछता रहे थे मिर्जा जी को साथ क्यों नहीं लाए, नहीं तो उनका भी एक जोड़ हो जाता। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे प्रौढ़ और निरीह बालकों के साथ शिक्षित कहलाने वाले लोग निर्दयी कैसे हो जाते हैं। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट एवं सुनहले स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वह इसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुषीय समझने लगता है। वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजे और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मगन रहता है। यथार्थता कितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्राकृतिक है, उसकी ओर विचार करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मेहता जी इस समय इन गवारों के बीच में बैठे हुए इसी प्रश्न को हल कर रहे थे कि इनकी दशा इतनी दयनीय क्यों है। वे सत्य से आंखें मिलाने का साहस नहीं कर सकते थे कि इनका देवत्व ही इनकी दुर्दशा का कारण है। काश ये आदमी ज्यादा और देवता कम होते तो यूं न ठुकराए जाते। देश में कुछ भी हो, क्रांति ही क्यों ना आ जाए, इनसे कोई मतलब नहीं। कोई दल उनके सामने सबल के रूप में आ जाए, उनके सामने सिर झुकाने को तैयार। उनकी निरीहता जड़ता की हद तक पहुंच गई है, जिसे कठोर आघात ही कर्मण्य बना सकता है। उनकी आत्मा जैसे चारों ओर से निराश होकर अब अपने अंदर ही टांगे तोड़कर बैठ गई है। उनमें अपने जीवन की चेतना ही जैसे लुप्त हो गई है। संध्या हो गई थी। जो लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे वो दौड़े आ रहे थे। इसी समय मेहता ने मालती को गांव की कई औरतों के साथ एक तरीके से तल्लीन होकर बच्चे को गोद लिए देखा, माने वह भी उन्हीं में से एक थी। मेहता का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। मालती ने एक प्रकार से अपने को मेहता पर अर्पण कर दिया था। इस विषय में मेहता को अब और कोई संदेह नहीं था, मगर अभी तक उनके हृदय में मालती के प्रति वह उत्कट भावना जागृत नहीं हो पाई थी, जिसके बिना विवाह का प्रस्ताव करना उनके लिए हास्यजनक था। मालती बिना बुलाए मेहमान की भांति उनके द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी और मेहता ने उनका स्वागत किया था। इसमें प्रेम का भाव नहीं था, केवल पुरुषत्व का भाव था। अगर मालती उन्हें इस योग्य समझती हैं कि उन पर अपनी कृपा दृष्टि फेरें, तो मेहता उसकी इस कृपा को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही वे मालती को गोविंदी के रास्ते से हटा देना चाहते थे और वो जानते थे कि मालती जब तक अपने पांव न जमा लेगी वो पिछला पांव नहीं उठाएगी। जानते थे कि मालती के साथ छल करके वे अपनी नीचता का परिचय दे रहे हैं। मालती जी और मेहता जी काफी देर तक बेलारी गांव में रहेंगे। आगे बहुत सारी चीजें इन्हीं पृष्ठों पे चलने वाली हैं। तो आगे के पृष्ठों में बेलारी गांव में मेहता जी और मालती जी की क्या गतिविधियां रहेंगी और वो किस तरीके से लोगों से वार्तालाप करेंगे। इस बीच आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद जी मालती और मेहता की केमिस्ट्री पर भी लगातार प्रकाश डाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या परिणति लेंगी, अगले अध्याय में पता चलेगा। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ और विशेषतः प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे अगले सप्ताह। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।